अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब बातचीत ऑफर की जो कम्युनिकेशन है और एक्सेप्टेंस है जो ऑफर का वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में ना एक कॉमन रिक्वायरमेंट होती है ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में, जिस वजह से ये कॉमन रिक्वायरमेंट रिवोकेशन मतलब कैंसिल ऑफर को कैंसिल होने से बचाती है और उसकी ऑफर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करती हैं। अब कुछ केसेस में हम मान सकते हैं कि जैसे हमारी जो पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं, एक ऑफरी है और एक ऑफरर है जो ऑफर देता है, एक जो ऑफर जिसको मिलता है। वो दोनों पार्टीज हैं जो हमारी वो ना डिस्टेंस से सेपरेटेड है। एक दिल्ली में रहता है, एक हरियाणा में रहता है, तो उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिस वजह से जो ऑफर है उसको पहुंचने में भी टाइम लगेगा। जैसे हम बाय पोस्ट भेजेंगे, बाय टेलीग्राम भेजते थे, तो उसमें वहां पर टाइम लगता था कि उस पर्सन से उस पर्सन तक पहुंचने में और उसकी एक्सेप्टेंस को भी आने में। यहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, क्योंकि जो दोनों पार्टीज होती है वो डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर दूर दूर होती हैं। जिस पुराने टाइम में, अब ऐसे तो है नहीं था कि 1 मिनट में मैसेज किया कि फटाफट पहुंच गया। पुराने टाइम में ये चीज़ें काफ़ी लेट होती थी, जैसे टेलीग्राम से, पोस्ट से, कुरियर से करते थे तो 1-1 2-2 दिन लग जाते थे ऑफर को पहुंचने में और ऑफर को एक्सेप्ट करने में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। और जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो उसने टाइम को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी है कि टाइम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑफर में और एक्सेप्टेंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अब जो हमारा ऑफर का कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट तभी माना जाएगा जब जो ऑफरर है उसकी तरफ मतलब जिस पर्सन ने ऑफर दिया है उसने बाय, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं इजी। जैसे ए है, ए ने पोस्ट किया है लेटर बी को। अब जो वो लेटर है वो ऑफर का लेटर है, ए ने तो अपनी तरफ से यहाँ पर पोस्ट कर दिया, ए तो समझेगा कि हाँ मैंने तो बी को ऑफर दे दी। पर जो वो लेटर है उसको 1 दिन लगेगा बी के पास पहुंचने में, जिससे अभी भी बी है जो वो अनअवेयर है उस ऑफर के बारे में, क्योंकि उसको बी को वो लेटर मिला ही नहीं। जब तक उसको वो लेटर मिलेगा ही नहीं तब तक उसको उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब तक बी को यहाँ पर लेटर नहीं मिलेगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर 1 दिन बाद जब बी को वो लेटर मिलता है तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है वो यहाँ पर पूरी हो गई है। जो हमारा जो ऑफरर है उसके पास ये लेटर पहुंच जाता है और उसकी ये नॉलेज में आ जाता है कि ये ऑफर इस चीज का है, उसको उसके लिए है, इतने उसमें टाइम है, तभी यहाँ पर जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है ये पूरी हो जाती है। हमारा सेक्शन 4B एक्ट का यही कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट तभी होती है जब वो उस पर्सन की नॉलेज में पहुंच जाए जिसको हमने ऑफर दिया है। यहाँ पर ऑफर हमने बी को दिया है, अब बी को उसकी नॉलेज में ऑफर आने में 1 दिन का टाइम लगेगा, तभी हम कहेंगे यहाँ पर कि जो बी है उसको उस ऑफर की प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी है। इसमें भी हमारा ऑफर जो है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल तो होएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस थी, तो इसमें हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है दोनों। अगर जो आमने सामने पर्सन खड़े होंगे तब हम इसको बाय माउथ या बाय वर्ड हम इसमें बोलकर उसको बता सकते हैं कि ये ऑफर है, तब यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। पर वो डिस्टेंस से सेपरेटेड थे तो जिस वजह से यहाँ पर पोस्ट में काफ़ी एक दिन का टाइम लगा, इसलिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। जो ए है, ए ने ऑफर दिया बी को उसका घर बेचने का 5 लाख में, एक लेटर में उसने लिखकर उसको लेटर किया और उसने उसको पोस्ट कर दिया 10 मार्च को। अब जो वो लेटर है वो लेटर बी के पास 12 मार्च को मतलब 2 दिन के बाद पहुंचा, तभी हम यहाँ पर कहेंगे जो हमारा ऑफर का कम्युनिकेशन है वो पूरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर जो हम डेट की बात करें तो किस डेट को हुआ है, वो 12 मार्च को यहाँ पर हमारा पूरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो लेटर
का मेन इंटेंशन किसको देना था, बी को देना था जिसको ऑफर मेड किया है। अब जिसको पता ही नहीं है कि मेरे को ये ऑफर मिलने वाला है तो वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता जब तक उसको पता ही नहीं है। तभी हमारा एक्ट कहता है कि हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तभी पूरा होगा जब जिसको ऑफर दिया जा रहा है उस तक पहुंचे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑफर है वो 12 मार्च को कंप्लीट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो हमारा सेक्शन 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है। अब इसमें होता क्या है, सेक्शन 3 हमारा जो है वो ना यहाँ पर कुछ 2 मोड्स या मेथड्स प्रिस्क्राइब करता है एक्सेप्ट करने के। एक बाय एनी एक्ट, मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बोल के, लिख के या कोई भी एक्ट से। बाय ओमिशन, ओमिशन मतलब फेलियर टू डू, मतलब हम एक तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि रिजेक्ट टाइप की, मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा देखते हैं कम्युनिकेशन बाय एक्ट। कम्युनिकेशन बाय एक्ट में हमारे पास लिख कर या बोल कर हम कर सकते हैं इसको, ऑफर को एक्सेप्ट। जैसे लेटर हो गया, फोन कॉल करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया है, या साइंस देकर या जो कुछ एक्ट करके, ऐसा पर्टिकुलर एक्ट करके हम यहाँ पर जो हमारा ऑफर है हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। और नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन बाय ओमिशन। ओमिशन मतलब फेलियर टू डू एक्ट, मतलब हम करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, या मतलब हम वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। सिंपल से हम इसमें ये बात कह सकते हैं हम कि मतलब हम वो ऑफर नहीं करना चाहते, हमने अपनी विलिंगनेस शो कर दी कि वी आर नॉट रेडी, हम उसमें ये चीज़ नहीं करना चाहते। वो जो ऑफर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, या तो वो हाँ कर सकता है या तो वो ना कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। अब स्पेशल कंडीशंस में हमारे को कहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर ना कुछ स्पेशल कंडीशंस दी जाती हैं, जो कंडीशन ना एकदम बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करी जाती बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में, वो लिखकर हमें नहीं बताई जाती। जैसे कोई प्लेन टिकट है, उसके अंदर हमारे पास पीछे साइड में, बैक साइड में बिल्कुल छोटा छोटा फॉन्ट में लिखा होता है ना, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ करके काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखी जाती है, जिस वजह से ना जो पर्सन्स होते हैं उनका कभी कभी ध्यान चला भी जाता है और कभी कभी ध्यान चला नहीं जाता, क्योंकि जो अगर वो पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं। जो यहाँ पर जो टैसिटिसिटी नहीं होती, टैसिटली नहीं होते वो यहाँ पर, मतलब खुली एक्सप्रेस नहीं किए जाते यहाँ पर, वो एक तरीके से कह सकते हैं इनडायरेक्टली एक्सप्रेस किए जाते हैं, बिल्कुल छुपा कर, हाइड कर कर, क्योंकि वो स्पेशल कंडीशंस होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में वही प्लेन टिकट होती है, उनके पीछे काफ़ी प्रिंटेड बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में प्रिंट किया जाता है कि ये यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा, हम जिम्मेवार नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन में काफ़ी कुछ बातें लिखी होती हैं। तो इसको ना हम एक केस लॉ से समझते हैं जिससे हमें काफ़ी अच्छी समझ आएगी। तो केस लॉ हमारा ये है मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। अब इसमें क्या होता है, जो मुकुल दत्ता होते हैं उनके ना कुछ रिलेटिव्स होते हैं, वो प्लेन की टिकट खरीदते हैं, उसके अंदर कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, वो बिल्कुल छुपा कर इनडायरेक्ट वे में टैसिटली एक्सप्रेस की जाती है, बिल्कुल छुपा कर, काफ़ी ज़्यादा खुली एक्सप्रेस नहीं की जाती। तो उसमें क्या होता है कि ना वो प्लेन में बैठते हैं, तो प्लेन ना वहाँ पर चलता है, तो फिर वो प्लेन ना क्रैश हो जाता है कुछ डिस्टेंस पे जाकर। तो ना जो मुकुल दत्ता होते हैं वो ना इंडियन एयरलाइंस को स्यू करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ये सब गलत है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपकी वजह से हमारे रिलेटिव्स की डेथ हो गई, दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर जो वो एयरलाइंस वाले होते हैं उन्होंने कहा था कि देखो आपने हमारी टिकट ली